नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बच्चों, मैं बीमार हुआ था, मरा नहीं था, जो तुमने दुकान से मेरी जगह ही हथिया ली। कानपुर की सर्द हवाओं ने जहां सब लोगों को रजाई कंबल में छिपा रखा था, वहीं दूसरी ओर भानु प्रताप सिन्हा जी रोज की तरह आज भी सुबह सवेरे 6 बजे सैर पर निकल गए। बारिश हो, धूप हो या फिर कोहरा, कोई भी उनकी सुबह की सैर के आड़े नहीं आते। अपने परिवार के अलावा उनकी दो चीज बहुत प्रिय थी, एक उनकी सुबह की सैर, दूसरी उनकी दुकान सिन्हा साड़ी सेंटर। वैसे तो दिखने में साधारण सी कद काठी के थे वो, पर कहते हैं जीवन से मिला संघर्ष और उनका अनुभव ही इंसान के व्यक्तित्व को तराशता है, इसलिए उनका व्यक्तित्व रौबीला था। अमूमन भानु जी पैंट शर्ट ही पहनते, शायद चेक वाला प्रिंट उनको खासा पसंदीदा था। चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ उनके उम्र दराज होने का प्रतीक थीं। सिर के बाल कुछ उम्र के कारण और कुछ जिम्मेदारी निभाते निभाते सफ़ेद हो गए थे। उनका हर काम समय पर होता, वो घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलते, नहीं घड़ी की सुइयाँ उनके हिसाब से चलती। पत्नी सुप्रिया ने विषम परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए घर परिवार को बखूबी संभाला। दोनों बेटे विवेक और विनय बचपन से पिता की मेहनत और लगन को देखते आए हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों पिता के साथ दुकान संभालने में लग गए। देखते ही देखते दोनों की शादी भी हो गई। भानु जी ने बरसों पहले अपने घर परिवार का जो बीज बोया था, आज उसमें फूल पत्ती आ गए थे। घर पोते पोतियों की किलकारी से गूंज रहा था। भानु जी की कोई भी बात घर वालों के लिए पत्थर की लकीर होती। उनकी कही बात को काटना बेटों के लिए संभव नहीं था। यह परंपरा उनकी पत्नियों के आने के बाद भी ऐसे ही जारी रही। बेटे अब घर गृहस्थी वाले हो गए थे। पिता की हर बात पर अपनी मौन स्वीकृति देना दोनों बेटे के मन में क्लेश उत्पन्न करते, पर पिता की बगावत चाह कर भी नहीं कर पाते। समय अपनी गति से चल रहा था। रोजाना की तरह एक दिन भानु जी सैर पर गए और अचानक जमीन पर गिर गए। परिचित लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरी जांच से पता चला कि उनके शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया। लोगों के अनुसार अब उनका बाकी जीवन बिस्तर पर ही गुजरना तय था, पर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों के चलते वे 6 महीनों में ही बिस्तर से उठ गए। पर इन 6 महीनों में काफ़ी बदलाव आया। ये बदलाव उनकी दिनचर्या में, उनके घर में और उनकी दुकान में भी आया। भानु जी इन सबसे अनजान थे, पर उनकी पत्नी नहीं, इसलिए जब सही होने के बाद वो दुकान जाने की बात कहते तो पत्नी कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको घर पर ही रोक लेती। एक दिन वो सुबह ही तैयार हो गए और दुकान के लिए निकल गए। वो अपनी ही दुकान के आगे खड़े थे, पर उनको अपनी ही दुकान नहीं दिख रही थी। ऐसा लगा मानो रास्ता तो मिल गया, पर मंजिल से वो भटक गए। उन्होंने अपने बाल खुजाए और बोले, इतना भी बीमार नहीं था कि मैं अपनी ही दुकान का रास्ता भूल जाऊं। उन्होंने अपनी पैंट में से रुमाल निकाला और अपना चश्मा साफ किया। उन्हें अपनी 15 साल पुरानी दुकान बदली बदली सी नजर आ रही थी। वो अपनी दुकान को ठीक वैसे ही देख रहे थे जैसे एक पति अपनी ब्यूटी पार्लर गई पत्नी को वापस आते समय देखता है और सोचता है, अंदर गई तो मेरी वाली थी, बाहर किसकी वाली निकल रही है। ठीक वैसे ही मनोस्थिति उस समय उनकी थी। दुकान के बाहर की तरह शटर की जगह कांच के दरवाजों ने ले ली थी। बरसों पुराना सिन्हा साड़ी सेंटर का बोर्ड जो उन्होंने बनवाया था अपनी पहली कमाई से, बाहर साइड में मुड़ा हुआ पड़ा था। उसकी जगह चमकता हुआ नया बोर्ड, जिसमें अंग्रेजी के बड़े और लुभावनों शब्दों में सिन्हा साड़ी सेंटर लिखा था, लगा हुआ था। उनकी गैर हाजिरी में उनकी दुकान में परिवर्तन, उनके दिमाग का आसमान सवालों और संदेह के बादलों से घिर गया। सहसा ही उन्होंने अंदर जाने के लिए कांच का दरवाज़ा खोला तो अंदर का माहौल और भी बदला हुआ पाया। देखकर ऐसा लगा मानो उनकी मध्यम वर्गीय बेटी रूपी दुकान अब उच्च घराने की बहू बन गई हो। दुकान की एक ओर तख्त बिछा हुआ रहता था, जिस पर सफ़ेद चादर बिछी रहती। उस पर लकड़ी का बड़ा गल्ला हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां बैठकर भानु जी ने अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत की थी। उनकी ईमानदारी और कुशलता के चलते दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही लगी रहती थी। अब उस तख्त की जगह दोनों बेटों की 2 ऑफिस कुर्सियों ने, गल्ले की जगह मेज पर रखे कंप्यूटर ने, और शायद भानु जी की जगह दोनों बेटों ने ले ली थी।
भानु जी सुरक्षा के कारण महिला कर्मचारी रखने की अनुमति नहीं देते थे। साड़ी महिलाओं का ही लिबास है, महिला महिला की पसंद बेहतर समझेगी। तर्क के साथ बेटे ने महिला कर्मचारी की नियुक्ति की। बिना कुछ बोले तीनों जोड़ी आंखों में काफ़ी बातें हो रही थी। जहां एक और भानु जी की आंखों में यह सवाल अंकित था कि उनकी अनुपस्थिति में दुकान में अपनी मन मर्जी करने का अधिकार बेटों को किसने दिया। परिवर्तन किया तो किया, पर उनका ठिया हटाने की ज़रूरत कैसी की बेटों ने। वहीं बेटों की आंखों में जवाब था, बाबूजी दुनिया कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, पर हम अभी भी वहीं खड़े हैं, और वो भी आपके पीछे खड़े रहकर हम उस कांस्टेबल की तरह महसूस होता है जो पुलिस इंस्पेक्टर के हर सही गलत में अपना औधा छोटे होने के कारण उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और ना में ना, जो हाथ में डंडा बेशक रखता है पर डंडा चलता जब ही है जब इंस्पेक्टर हुक्म देता है। बाबूजी, हमारे जीवन और व्यापार दोनों को आधुनिक होने की ज़रूरत है। पिता की आंखों में क्रोध और मायूसी दोनों के मिले जुले भाव थे। वो बिना समय गंवाए वहाँ से निकल गए। घर आकर देखते हैं तो क्या, दो आदमी उनका बरसों पुराना बरगद का पेड़ काट रहे थे। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो लगभग गुस्से में तमतमाते हुए बोले। इतने में बड़ी बहू बाहर आई और बोली, बाबूजी ये बोल कर गए हैं घर की मरम्मत करवानी है। ये पुराना पेड़ घर की शोभा बिगाड़ रहा है, इसलिए अब इसको हटाना ही होगा। हाँ, बरसों छाया देने वाला पेड़ अब शोभा बिगाड़ रहा है। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। घंटों लाइट बंद करके वो अपनी बिस्तर पर ही लेटे रहे। ऐसा लग रहा था मानो दुकान के बाहर पड़ा पुराना बोर्ड, आंगन में पड़ा बूढ़ा बरगद का पेड़ उनको मुंह चिढ़ा रहा है। हमारी तरह तुम भी अब किसी काम के नहीं रहे। सुप्रिया, जो अपने पति की अंतः स्थिति पूरी तरह अवगत थी, बिना कहे सब समझ गईं। अचानक भानु जी को न जाने क्या सूझा। वो उठे और अपनी पत्नी से बोले, मेरे साथ भागलपुर चलोगी? भागलपुर? हाँ, सही सुना तुमने। वही जगह जहाँ हमने अपनी सादुशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी, जहाँ बस तुम और मैं थे। चलो फिर वहीं जाकर अपनी बाकी जिंदगी हंसी खुशी काटेंगे। पर बच्चे? सुप्रिया असमंजस में पड़ गई। वो बच्चे नहीं रहे सुप्रिया, अब घर गृहस्थी वाले हो गए हैं, अपनी बेहतरी जानते हैं। मैंने जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लिया था हमारी 35वीं शादी की वर्षगांठ पर, वो बेच दूंगा ताकि हम अच्छे से वहाँ जीवन यापन कर सकें। क्रिकेट में जैसे क्रिकेटर संन्यास की घोषणा कर देते हैं, ठीक ऐसे ही भानु जी ने दुकान से और सुप्रिया ने घर की जिम्मेदारी से संन्यास ले लिया। दोनों बेटे और बहुओं ने जैसे राहत की सांस ली। अब उन पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा। भानु जी और सुप्रिया अपने जीवन की नई पारी खेलने के लिए पुस्तैनी गांव रवाना हो गए। उनके संन्यास लेने से ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला, बस बाहर बगीचे में लगे पौधों पर फूल आना बंद हो गए, क्योंकि पौधों को पानी देने वाला कोई नहीं था। घर में मौसमी फल सब्जियां आने बंद हो गए, क्योंकि कोई लाने वाला नहीं था। घर के खाने की जगह जंक फूड ने ले ली, क्योंकि घर में रहकर खाना बनाने वाला कोई नहीं था। बच्चे अब स्मार्टफोन से खेलते, क्योंकि उनको पार्क ले जाने वाला कोई नहीं था। पेंडिंग पड़े हाउस टैक्स, बिजली पानी के बिल दराज में रखे अपनी अदायगी पर कर्जा मुक्त होने के इंतज़ार में आज भी हैं, क्योंकि अब समय से बिलों का भुगतान करने वाला कोई नहीं है। उधर दुकान में उधार माल देने को दोनों बेटों को कोई राजी नहीं। व्यापार में संबंध बनाने पड़ते हैं, पर अब दीन दुनिया से संपर्क रखने वाला कोई नहीं है। दोनों बेटे अब आधुनिक हो गए थे और बूढ़ा शेर अब दूसरे जंगल का राजा बन गया था। दोनों बच्चों को अब अपने पिता की अहमियत समझ में आ रही थी, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पिता को बुला कर लाएं और उनके अनुभव के साथ फिर से दुकान को शुरू करें। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिता की जगह हटाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। उनके पिता अगर इस दुकान में रहते तो सदा उनके अनुभव उनके काम ही आते। दोस्तों, बूढ़े होने पर बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, लेकिन उनके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। उन्होंने दुनिया देखी है। माता पिता के पास अनुभव रूपी ऐसा खजाना होता है जो ताउम्र बच्चों के काम आता है। माता पिता के रहने पर बच्चे उनकी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें समझ में आता है
कि छोटे बड़े घर के कितने कामों में माता पिता उनकी मदद करते हैं और उन्हें घर में अपने सर पर किसी बड़े के हाथ होने का एहसास भी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।